ये जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ दल है, वो स्टेट वर्सेस द पीपल ऐसा हो रहा है। और ये बहुत ही भयानक है एक देश के लिए। छत्रपति शाहू महाराज, ये जो संभाजी के पुत्र हैं, वो औरंगजेब की जो कब्र अब ये खोदने को निकले हैं, वहां तक पैदल चल के गए थे बिना कुछ पहने पैरों में, और वहां चादर चढ़ा के आए। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो उनके ऊपर संकट आया था और जो मुश्किलें खड़ी की थी, वो मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। वो औरंगजेब का मुलाजिम था, वो राजपूत था। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के हफ्तों में इसे जिस तरह से एक राजनीतिक हथियार बनाया गया वो गंभीर चिंता का विषय है। नागपुर से जुड़ी खबरें तो आप सभी ने देखी होंगी, लेकिन नागपुर की घटना एकाएक नहीं घटी। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सातारा के सांसद उदयनराजे भोसले जैसे नेताओं ने औरंगजेब की कब्र गिराने की मांग उठाई है। वही फिल्म छावा में पेश किए गए औरंगजेब के क्रूर चित्रण ने इस मांग को और भड़का दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बहस अचानक क्यों खड़ी हुई। औरंगजेब की मौत को 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या आज महाराष्ट्र की असली समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, महंगाई और प्रशासनिक कुप्रबंधी से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उछाला तो नहीं जा रहा? नागपुर के हालात चिंताजनक है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति समझने या कहिए कूटनीति समझने हमने मराठी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजू परुड़ेकर से बात की। ये बातचीत सुनेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में इतिहास के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नया रूप देने की कोशिश की है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के बाद छावा भी इसी सिलसिले की एक नई कड़ी नजर आती है। हालांकि इतिहास की सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मुस्लिम सेनापति थे, वही औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू अधिकारी थे। औरंगजेब ने जहां कुछ मंदिर तुड़वाए, वहीं उसने कई मंदिर को दान भी दिया। प्रोफेसर अथर अली के अनुसार औरंगजेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या 33% तक होती थी। इतिहास में औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसे आज के मुस्लिम समाज से जोड़कर उन्हें निशाना बनाना सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। वीडियो के अंत में हम औरंगजेब से जुड़े कुछ ऐतिहासिक पहलू बताएंगे, राम पुनियानी और ऑड्रे ट्रस्की द्वारा लिखे लेखों द्वारा। लेकिन फिलहाल राजू परुड़ेकर से चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारे साथ राजू परुड़ेकर है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये औरंगजेब से जुड़ी राजनीति हो रही है और नागपुर में जो आज घट रहा है बड़ा ही दुख लग सकता है कई लोगों को। राजू जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि नागपुर में जो घटना हुई वो आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये कुछ हद तक ये जो चीज़ हुई है वो होने ही वाली थी, जिस तरीके की राजनीति हमें कुछ दिनों से देखने मिल रही है? गए बीते कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि दंगा फसाद या जो इतिहास में जो चीजें घट चुकी है उसके ऊपर आरएसएस के कई दल है, उनके उनके इट्स लाइक ऑक्टोपस। तो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जिन्हें कई देशों में ये भी मान लिया है कि वो संगठन ही आतंकवादी है। तो वो लोग पहले से कोशिश कर रहे थे, और भी उन्होंने कुछ स्लीपर सेल बनाए, हिंदू सकल समाज है वो। तो वो हर जगह पर ऐसा ऐसा ऐसी कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा ना रहे। और सबसे बड़ी बात ये है जिशान की, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का तनाव है, क्योंकि आरएसएस कल्ट के जो विश्व हिंदू परिषद है, फिर बजरंग दल है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इनके खिलाफ कोई गुनाह होता नहीं है, इन्हें कोई अरेस्ट नहीं होती है। तो ये दो समुदायों के बीच की झड़प नहीं है या दंगा नहीं है, ये स्टेट वर्सेस पीपल ऐसी है। और मैं किसी को मुसलमान या किसी को हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मैं हिंदुस्तानी मानता हूं, हर किसी को इंडियन मानना चाहिए हमें, संविधान के अनुसार अगर हम सोचे तो। तो ये जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ दल है, वो स्टेट वर्सेस द पीपल ऐसा हो रहा है। और ये बहुत ही भयानक है एक देश के लिए, हमारे देश के ताकत के लिए, हमारे
और कोई भी देश प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। बिल्कुल लेकिन दुर्भाग्य से यह हो रहा है बिल्कुल। और स्टेट इसे बढ़ावा दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं? आप देखते हैं कि पुलिस वाले उसे सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि अफवाहें मत फैलाओ, लेकिन इतने सारे मैंने भाषण डाले भी है, मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी है और कई जगह पर आए हुए हैं। तो इतने सारे भाषण जिससे बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं, ऐसे हिंदू संगठन के लोग करते रहते हैं, जी लेकिन उनको कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है, कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती, उनको अरेस्ट भी नहीं होती। उल्टा पुलिस तो उन पे फूल बरसाती है। जी तो बात तो खत्म ही क्या है, ये तो बात फिर तो क्या होगा, या इससे अलग कोई अंजाम नहीं होगा इसका। बिल्कुल। दर्शकों को हम वो वीडियो भी दिखा देंगे जिसमें जो आपने शेयर की डोंबिवली वाली जो वीडियो है, जिसमें खुलेआम मुस्लिम लोगों का आर्थिक बॉयकॉट करने की बात हो रही है। आपण मुसलमान दुकानदारांवर आर्थिक बहिष्कार टाकणार आहोत। आपण कुठल्याही दुकानात गेल्यानंतर दुकानाच्या मालकाचं नाव विचारायचं आहे। दुकानाच्या मालकाचं नाव सांगितलं नाही तर त्या दुकानाचा फोटो आपण डोंबिवलीच्या सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून देणार आहोत। बहरहाल आज का जो विषय है और ये जो पूरी सांप्रदायिक राजनीति फिलहाल जो चल रही है, इसका केंद्र बिंदु एक तरीके से औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब जो शासक था, मुग़ल शासक था, 350-400 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और अब इतने सालों बाद फिर से एक बार वो केंद्र बिंदु में आ चुका है महाराष्ट्र की राजनीति के। तो ये राजनीति सर कितनी पुरानी है और क्या मायने हैं इस राजनीति के, कहाँ ले जाना, किस दिशा में जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में आम था या नई बात है ये जो हो रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, महाराष्ट्र के लिए आम तो बिल्कुल नहीं था। और ये नई नई चीजें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई एक फिल्म आई है, हिंदी फिल्म, जो प्रोपागंडा फिल्म में से एक है और उसमें औरंगजेब का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि औरंगजेब बड़ा खलनायक था। एक्चुअली ये है कि वो मध्ययुगीन चीजें हैं और मध्ययुगीन चीजों को उसी वहीं पे छोड़ देना चाहिए हमें। उससे जो सीख लेनी है वो लेनी चाहिए, बाद में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसपे लोग अब बात कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, जीडीपी के सवाल, फिर अमेरिका ना टैरिफ लगाना, ये सारी मुद्दे, और अडानी निगलता जा रहा है पूरे देश को। एक ट्रंप आने के बाद जब एलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए खुला कर दिया आसमान, तो हमारी संप्रभुता जो है स्पेस में वो भी खत्म हो गई है। ये चीजों पे बात करने के बजाय हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि औरंगजेब क्या कर। देखिए, एक पहले तो मैं औरंगजेब के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो औरंगजेब भारतीय शासक था। वो भारत में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान में मरा। उसने जो भी कुछ संपत्ति का निर्माण उसके टाइम में हुआ वो भारत में ही खर्चा हुआ और भारत में ही उसका जो भी करना है वो उसने किया। और उस टाइम में भारत की जीडीपी 25% थी, जो आज 5% होने में मुश्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था वो और सबसे बड़ा शासक भी था। अब बात रही मध्य युग में, जिस तरह की क्रूरता, बर्बरता हुआ करती थी वो हर राजा में हुआ करती थी। मुसलमान राजा, और वो जब दक्कन में आया तो उन्होंने कुतुब शाह और आदिल शाह की पूरी सल्तनत को खत्म कर दिया। तो वो तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान ही हो गया ना। तो बात ये थी कि जीत थी कि लड़े और हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करें। तो वो बात औरंगजेब कर रहा था। और उसमें एक बात यह है कि उसने कोई विदेशी शासक नहीं था। दूसरी बात यह है कि उसके पास जो बड़े सरदार थे, एक उदाहरण देता हूं मैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो उनके ऊपर संकट आया था और जो मुश्किलें खड़ी की थी वो मिर्जा राजे जयसिंह ने की थी। वो औरंगजेब का मुलाजिम था, वो राजपूत था। इसकी अगर कहानी शॉर्ट में अगर बता सके हमारे दर्शकों के लिए तो सर, क्योंकि मिर्जा राजे जयसिंह का रेफरेंस शायद सबको ना पता हो। मिर्जा राजे जयसिंह बहुत बड़े राजपूत सरदार थे। जैसे कई राजपूत सरदार और कई ब्राह्मण औरंगजेब के दरबार में काम करते थे, मुलाजिम थे, औरंगजेब के सरदार थे, औरंगजेब के सलाहकार थे, औरंगजेब के साथ रहते थे। और ये बात है कि मिर्जा राजे जयसिंह जब महाराष्ट्र में आए तो उनको काम ही यह दिया गया था कि शिवाजी को दिल्ली लाया जाए, आगरा दरबार में लाया जाए बादशाह के, और यहाँ का पूरा जो स्वराज्य है उसे खत्म किया जाए।
तो मिर्जा राजा जयसिंह पूरी तरह से धार्मिक हिंदू थे। और ये इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ आने के बाद यहाँ के ब्राह्मणों की सहायता से सहस्त्र चंडी यज्ञ किए थे कि महाराज का पराभव हो और वो जीते। तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। देखिए, एक साम्राज्य के विस्तार और दूसरी तरफ स्वराज्य का विस्तार, इसमें लड़ाई थी और वो उस मध्य युग की थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मुसलमान बनाने की कोशिश औरंगजेब ने नहीं की। और जो तादाद मुसलमानों की थी और जो अल्पसंख्यक थे मुसलमान और बहुसंख्यक हिंदू थे हिंदुस्तान में, वो 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक वैसे ही है। अगर औरंगजेब इतना ही चाहता कि इस्लाम फैले तो 100% इस्लाम कर देता, अपने सारे सरदारों को कहता अगर जिंदा रहना तो इस्लाम कबूल करो। ऐसा कुछ नहीं था। इतना ही नहीं, जो फिल्म है, जो काल्पनिक फिल्म है, उसमें तो दिखाया गया है कि संभाजी राजे जो है महाराजा के, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी राजे ने शिवाजी महाराज सुपुत्र और छत्रपति संभाजी महाराज, वो बड़ी वीरता से लड़े, अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़े। ये धर्म का सवाल उसमें था, ये मानने के लिए कई इतिहासकार जो एक्चुअल सही इतिहास लिखा है वो मानने को ही तैयार नहीं। पहली बात, क्योंकि उनको सिर्फ 2 सवाल औरंगजेब ने पूछे थे और उनका जवाब वो चाहता था जब उनको कैद किया गया मुकर्रम खान ने। तो वो 2 सवाल क्या थे? एक तो स्वराज्य का जो पैसे हैं, जो पूरा संपत्ति है स्वराज्य की, वो कहां पर है, महाराष्ट्र की। और दूसरा चाहते थे औरंगजेब जानना कि उनके फौज में, क्योंकि औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर, वो संभाजी राजे से मिले थे और अपने पिता के खिलाफ बगावत करने के लिए आए थे। तो ये है हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही किधर हुआ। तो इसलिए औरंगजेब दूसरा सवाल ये पूछ रहा था संभाजी राजे को कि छत्रपति आप ये बताइए कि आपके साथ मेरे कौन कौन लोग मिले हुए। तो ये अगर जवाब दे देते संभाजी महाराज तो ये स्वराज्य के साथ गद्दारी होती है और स्वराज्य तमाम हो जाता, खत्म हो जाता। तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और फिर उनकी मृत्यु हुई, उसके ऊपर भी कई बातें हैं। एक बात यह है कि इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि ये नहीं कि उनको, एक इतिहासकार ने तो यह भी लिखा है कि उनको फांसी दी गई, लेकिन उसके ऊपर ये सारी जो चीजें दिखाई गई, जो उनको जिस तरह से उनको मारा गया, तो वो बात ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कही थी दरबार में कि इनको मनुस्मृति में जो लिखा गया है उसके हिसाब से शासन होना चाहिए। इनकी मृत्यु, इनको मृत्युदंड अगर आप देंगे तो मनुस्मृति के हिसाब से देंगे। और वो मृत्युदंड क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण ना होते हुए भी संस्कृत का पढ़ाई की और उन्होंने किताब लिखी उसके ऊपर, ये भी किया था। और उन्होंने कई ब्राह्मण थे जो स्वराज्य के खिलाफ थे, उनको भी मार दिया था। तो ब्रह्म हत्या हो गई वो। तो इसलिए ब्राह्मण चाहते थे और ब्राह्मणों का बहुत सल्तनत में उनके हवाले, आपके धर्म के हवाले से कर दिया। और इसको मैं सच मानता हूं, इसलिए इतिहासकारों ने जो लिखी है, अब उसमें झूठ ये करना भी आज के तारीख में जरूरी नहीं, क्योंकि आज हमारे समस्या बहुत बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर भी अगर मैं सच क्यों मानता हूं, क्योंकि उसके बाद छत्रपति संभाजी राजे की जो रानी महारानी थी येसुबाई, और उनके पुत्र थे शाहू महाराज, यानी उसको हम लोग थोरले शाहू महाराज कहते हैं, जो बाजीराव पेशवा जो है ना, पहला बाजीराव, उसके टाइम में सातार में छत्रपति रहे। तो वो उनके औरंगजेब ने कैद कर लिया उनको, और उनके कैद में वो 27 साल रहे, लेकिन उनको औरंगजेब ने कभी मुस्लिम बनाया नहीं। इतना ही नहीं, वो छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे जो शाहू महाराज थे, उनकी शादी, उनकी सारी चीजें जो धर्म के अनुसार करा दी। और शिर्के फैमिली, राज शिर्के के फैमिली में उनकी बीवी या दोनों जो शादियां कराई वो औरंगजेब ने कराई। इतना ही नहीं, खेड़ में एक वॉर हुआ था आपस में मराठाओं में, तो उससे पहले छत्रपति शाहू महाराज, ये जो संभाजी के पुत्र हैं, वो औरंगजेब की जो कब्र आप ये खोदने को निकले हैं, वहां तक पैदल चल के गए थे बिना कुछ पहने पैरों में, और वहां चादर चढ़ा के आए थे। अगर औरंगजेब को मुसलमान और इस्लाम, वो इस्लाम प्रेमी था, इस्लाम का, यानी उसने जिस तरह से अकबर का शासन था वैसे औरंगजेब का था नहीं। वह मौलवी मुल्ला लोगों का और इस्लाम की यानी हर धर्म का जो अंधापन होता है वो सब हो रहा था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पूरे हिंदू समाज को मुसलमान बनाने का ठेका लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। ये तो साहू महाराज के बर्ताव से भी आपको पता चलता है। फिर ये सारी चीजें जो है वो उस टाइम में एक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। मराठे ये कोशिश कर रहे थे कि स्वराज्य दिल्ली तक बढ़े, जो बाद में बढ़ा मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के बारे में भी बंगाल में ये कहते हैं कि मराठा आते थे तो सब लूट के लेके जाते। यदुनाथ सरकार। तो क्या आज वो मराठों के बारे में ऐसा कहा जाए? क्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो मध्य युग था और मध्य युग में ऐसी इस तरह से लूटपाट सिवाय कोई बड़ी जंग के लिए पैसा लाना मुश्किल था। राजू सर, आपने इस बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया। इस बातचीत की शुरुआत ही आपने इस तरीके से की थी कि मध्य युग की बातें हैं, मध्य युग में रखनी चाहिए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमें इन सारी बातों पर चर्चा करनी पड़ रही है। मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ। कोल्हापुर में हमारे एक दोस्त कह सकते हैं या रिसर्चर है, फेलो रिसर्चर है, मुफीद मुजावर नाम है इनका। इतिहास, मराठी इतिहास में ये रिसर्च करते हैं। और बखर जो एक तरीके से मध्ययुगीन भाषा, मिडीवल जो एक लैंग्वेज थी, जो मराठी के पहले जिस लैंग्वेज में लिखा जाता था, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको बखर कहते। तो वो जो मुफीद मुजावर है वो बखर के एक तरीके से मास्टर है, वो पढ़ते हैं, आज भी वो भाषा समझ पाते हैं। तो मुफीद ने, राजू जी, मुझे ये कहा था कि इतिहास, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र का मराठी इतिहास समझने के मोटा मोटे दो वो है कि स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तरीके से एक जो ब्राह्मणी थॉट है जिसमें सेम इतिहास शिवाजी महाराज का एक तरीके से लिखा गया है, और दूसरा है जो फुले शाहू अम्बेडकर का जो थॉट है, उस थॉट से शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा गया। आप थोड़े से हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे इंस्टेंसेस महाराष्ट्र के इतिहास से बताइए जो कुछ ऐसे प्रूफ्स है एक तरीके से जो आज की राजनीति को नल एंड वॉइड कर दे, कि कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं जो ये पूरी तरीके से बीजेपी जो इस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रही है ऐतिहासिक चीज़ों पे, उसको एक तरीके से पूरा नल एंड वॉइड करती है, जैसे मैंने कहा। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आप शेयर कर सकते हैं तो। ये सिर्फ कोल्हापुर के और एक इतिहासकार है कि इंद्रजीत सावंत साहब, उनका भी ये मानना है और उन्होंने भी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्ययुगीन इतिहास को जो लिखा गया है उस वक्त, उसके बाद उसमें जो चेंजेस जो है, जो आप ब्राह्मणिज्म के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से उसको चेंजेस जो है वो अभी 100 सालों में किए गए हैं। अच्छा। तो वो आप ऑथेंटिक इतिहास नहीं मान। इवन राइट विंगर में जदुनाथ सरकार जी आते हैं, उनका भी उनकी भी किताब अगर औरंगजेब पे आपने पढ़ी होगी, अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि, फिर बेंद्रे साहब की किताब पढ़िए कि छत्रपति संभाजी एक महान वीर योद्धा थे और उन्होंने स्वराज्य की रक्षा के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनकी मृत्यु और उनका धर्म परिवर्तन, ये जो कहानियां हैं उसके, उनकी जो मृत्यु हुई उसके लिए जिम्मेदार औरंगजेब के सलाहकार भी थे। ये एक बात उसमें छुपाई जाती है। और दूसरी बात जो छिपाई जाती है वो ये है कि वो स्वराज्य के लिए बलिदान दिया उन्होंने, ना कि धर्म के लिए। वो धर्म वाली बात अगर होती, समझ लीजिए आप, धर्म वाली बात होती, तो मैं अगर छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल ना करने के लिए अगर ये सजा दी गई, तो फिर उनके बेटे और महारानी को क्यों ना मुस्लिम बनाया गया, उनको हिंदू रखा गया? ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिर्जा रजे जयसिंह जैसे कई राजपूत सरदार औरंगजेब के पास थे, उनका औरंगजेब के लिए कविता लिखने वाले ब्राह्मण थे, सारे लोग थे। और बात यह है आश्चर्य की कि जब औरंगजेब की जो सेना जब आती थी, आते थे, तो यहाँ के ब्राह्मण यज्ञ करते थे कि स्वराज्य के खिलाफ उनको जीत हासिल हो। मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कितने सारे यज्ञ किए। इतना ही नहीं, उससे पहले आदिल शाह की तरफ से अफजल खान जब आए थे, उनको महाराज जावली में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके लिए भी शतचंडी यज्ञ किया था ब्राह्मणों ने। तो ये ब्राह्मणों का गिल्ट है कि उन्होंने जो किया वो छुपाने के लिए, उसके लिए वो मुस्लिम इस्लाम को वो दोषी मानते हैं, यानी दिखाते अपना इतिहास खुद का। वो अब देखिए, शेर का इतिहास हमेशा शेर नहीं लिख पाता, इसलिए शिकारी लिखता है। इसलिए महाराष्ट्र का इतिहास बहुजनों का इतिहास है, और वो एक सल्तनत बनाने का इतिहास है और एक सल्तनत को खत्म करने का इतिहास है। तो वो ब्राह्मणों ने उसमें
दिल्ली की मुगल सल्तनत का साथ दिया, तो उनका गिल्ट है वो छुपाने के लिए उसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम इतिहास में परिवर्तित कर दिया, और वो नैरेटिव बजरंग दल और आरएसएस के लिए अभी यूज किया जा रहा है, जबकि अब उसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ जिशान, सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो मैं कई बार वहां जाके आया हूँ, तो मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दे सकता हूँ उसके। तो औरंगजेब जो है वो वहां की जो कब्र है वो बहुत ही साधारण सी, उनकी इच्छा के अनुसार एकदम साधारण सी कब्र बनाई गई थी। उसका जो बाजू में जो थोड़ा कुछ बनाया गया है वो 1923 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, और लॉर्ड कर्जन का यह मानना था इतना बड़ा शासक, जब उस वक्त पृथ्वी पर उससे बड़ा शासक नहीं था, तो उसकी कब्र थोड़ी तो ठीक ठाक होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया था। वरना औरंगजेब नहीं चाहते थे कि अपने मृत्यु के बाद अपनी कब्र भी शानदार हो, जैसे कि आजकल स्टेडियम को भी जिंदा लोग शासक अपना नाम दे देते हैं, तो वो सब नहीं किया उन्होंने। तो वो कब्र जो है वो मराठाओं के इतिहास का एक शूरता का प्रतीक भी है, क्योंकि आखिर महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र खुदी, ये बात मराठाओं के लिए कितनी सम्मानजनक है। उसको उखाड़ने का मतलब ब्राह्मण चाहते हैं कि बहुजनों ने जो औरंगजेब का यानी उसको पराजित किया, वो इतिहास मिट जाए और ब्राह्मणों का इतिहास कायम रहे। जी ओके राजू सर, बहुत खूबसूरती से आपने इस मध्ययुगीन काल को हमारे सामने रखा, और तमाम हम इतने सेम ओपिनियन के हैं कि ये सारी बातें पास्ट में होनी चाहिए, हमें आगे देखते रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि चर्चा इस सब की हो रही है, तो हमारा एक तरीके से दायित्व बनता है कि ऐतिहासिक बातें जो है, इतिहास से प्रमाणित जो बातें हैं वो दर्शकों के सामने लाए। दोस्तों, ये थे राजू परुलेकर। इनकी बातों में कई राजनीतिक बातें सामने आई, लेकिन मैं थोड़े और ऐतिहासिक पहलुओं पर बात इस सेगमेंट में करना चाहता हूँ। ये बात कई इतिहासकारों के मुताबिक सही है कि औरंगजेब एक कठोर शासक था, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने भी ये स्पष्ट किया था कि सत्ता संघर्षों में क्रूरता किसी एक शासक तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गोवा के इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पुर्तगालियों ने जो भयावह अत्याचार किए वो औरंगजेब की बर्बरता से अधिक निर्मम थे। इसी तरह मराठों द्वारा 18वीं शताब्दी में बंगाल पर किए गए आक्रमण और वहाँ की लूट भी इतिहास का एक काला अध्याय है। बंगाल में मराठा सेना, जिसे बर्गी कहा जाता था, ये सेनाएं गांव को जलाती थी, निर्दोष नागरिकों को नरसंहार करती थी और बड़े पैमाने पर संपत्ति लूटती थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। ऑड्री ट्रस्की ने तो अपनी किताब में औरंगजेब को सिर्फ एक धार्मिक कट्टर बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल और व्यवहारिक शासक के रूप में दिखाया था। आम धारणा से उलट ऑड्री ट्रस्की के हिसाब से औरंगजेब प्रशासन और नीतियाँ पूरी तरह से धर्म से प्रेरित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक ज़रूरतों पर आधारित थी। औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं मशहूर है, लेकिन ट्रस्की बताती है कि उसने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया था। वृंदावन, सोमनाथ और उज्जैन के मंदिरों को उसने सहायता दी थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। हाँ, कुछ मंदिर ज़रूर तुड़वाए गए, लेकिन ये राजनीतिक कारणों से हुआ था, जैसे विरोधी राजाओं की सत्ता को कमज़ोर करना। औरंगजेब को इतिहास में उनके अच्छे बुरे दोनों कामों के लिए याद किया जा सकता है, लेकिन 3 शताब्दियों बाद उनकी कब्र पर बहस करना और इसे सांप्रदायिक रंग देना सिर्फ समाज में नफरत फैलाने की साजिश है। महाराष्ट्र में पहले ही सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ रही है, और ऐसे में बीजेपी सरकार का इसे और हवा देना खतरनाक संकेत है। जाते जाते बस एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक तरीके से मेरा एक पर्सनल सवाल भी हो सकता है दर्शकों के लिए। मैं ये बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से, जब से महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उसके लगातार लगा लीजिए 1-2 साल से महाराष्ट्र में एक कम्युनल वातावरण, सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और हो भी रही है। आज नागपुर में आप देख रहे हैं जो हालात है। कोकण, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से राजू सर खुद आते हैं, हम वहाँ के हालात सांप्रदायिक होने की कगार पर है और हो भी रहे हैं, जो कि एक तरीके से अकल्पनीय था हमारे लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे धार्मिक सौहार्द जो है वो एक तरीके से हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें इसके लिए और उस पर प्रेस करके बात करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन राजू सर ने अब एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पैदल
इन जगहों पर जाएंगे जहाँ पर ऐसी कोई धार्मिक भेदभाव की इस तरीके से कोई अगर चीज़ हो रही है। तो राजू जी, इस पे हमें थोड़ा बताइए, आपने ये पैदल चलने की बात आप ने क्यों सोची, और इसके पीछे आपका मतलब एक पूरा एक थॉट बताइए कि क्या है ये आइडिया। देखिए, हमारा आधुनिक इतिहास जो है उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, और गांधी जी ने हमेशा हमें यह सबक सिखाया है कि इस तरह का कोई धार्मिक भेदभाव करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जहां जहां हिंदू मुसलमानों का मुद्दा उठता था तो गांधी जी वहां जाते थे। लेकिन आज के तारीख में जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं, वो मुसलमान वर्सेस स्टेट ऐसा मुद्दा हो गया है। और ये ज्यादा भयंकर चीज है मेरे लिए। सबसे भयंकर चीज कोई है तो ये एक कोई दो धर्मों में कोई झड़प हो रही है, दंगे हो रहे हैं या हिंसा हो रही है, तो सरकार उसको काफी है और सरकार उसको दबा सकती है या उसको शांत कर सकती है, या सरकार और भी कुछ चीजें कर सकती है कि जिसकी वजह से शांति वापस आ जाए, कायम हो जाए, अमन कायम हो जाए। पीस एवरलास्टिंग होनी चाहिए और हमेशा के लिए शांति बनी रहनी चाहिए और संपन्नता देश की महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के तारीख में ये हो रहा है, मोदी काल में 2014 से लेकर अब तो बहुत महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि इस राज्य में कभी भी, और कोंकण जिस एरिया का आपने बात किया आपने, और ये अब नागपुर भी, जहां पर कभी हिंदू मुसलमानों का दंगा होना यानी इतनी बड़ी बात वो नहीं थी कि जिस तरह से जो स्लीपर सेल्स है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या आतंकी संगठनों की तरह बातें कर रहे हैं, या बाबरी करा देंगे, औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे। ये एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, ये ऐतिहासिक हमारा स्मारक है। यानी हिंदुस्तान के इतिहास का हर स्मारक है, चाहे वो शासक हो या चाहे वो क्रांतिकारी हो। तो वो जो स्मारक है उसको, और औरंगजेब तो भारतीय था, ना कि वो विदेशी था, ना विदेश में गया ना विदेश से आया, तो वो संपत्ति राजभोग जो भी है वो यहाँ की है, उसने वॉर जो की है यहाँ की है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो हो रही है उसको स्टेट सपोर्ट कर रही है। तो मुसलमान असल में मुसलमानों के लिए एक सेकंड सिटीजन जैसी चीज बनाना चाहती है, एक देश बनाना चाहते हैं। ये आरएसएस कल्ट जो है पूरा, आरएसएस की विंग है, पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, लेकिन पूरा आरएसएस चाहता है कि मुसलमानों को सेकंड सिटीजन करे। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरी जो कोशिश रहेगी, यानी मैंने जो कहा, लिखा मैंने, वो अपने दिल से लिखा, जो मुझसे हुआ वो मैं करूंगा कि जहां जहां ऐसी चीजें होती हैं वहां दोनों समुदायों को यह समझाने के लिए कि देखिए, आपसी भाईचारे में और दोस्ती में ही देश का भला है। अगर राष्ट्र सर्वप्रथम है तो राष्ट्र सर्वप्रथम तभी होगा जब सारे समुदाय इकट्ठा हो जाएंगे, एक मुट्ठी जैसे हो जाएंगे। तो आइडियोलॉजिकली अलग अलग है रशिया और अमेरिका, लेकिन दोनों में, रशिया में भी मुस्लिम और क्रिश्चियनों का कोई विवाद नहीं है। और लोग मुझे कहते हैं कि आपको क्या करना है इसमें, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर बैठकर इजराइल के बारे में आपको चिंता होती है, यहाँ पर बैठकर हम गाजा पर बात करते हैं, और हमारे पड़ोस में और घर तक अब आग आ चुकी है और चुपचाप बैठे रहे, जिंदा व्यक्ति का सबूत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वहां चल के जाऊं, कोशिश करूंगा। मैं कोई गांधी नहीं हूं, मेरा कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है, और मैं पूरी तरह से मानता हूं कि मैं कोई आदर्श भी नहीं हूं, ना हीरो हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इकट्ठा आए और वहां जाएं और मुसलमान भाइयों को ये हिम्मत दे दे कि भाई स्टेट क्या चीज होती है, लोग ही स्टेट है, हम आपके साथ है। तो सबसे बड़ा बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू, उनका काम यही है कि मुसलमानों को कहना कि हम आपके साथ है, तो स्टेट आपके साथ है, स्टेट हो ना हो। तो ये कहना मेरा काम है एज ए हिंदू। तो मैं ये कहूंगा, ऐसा मैं मानता हूं, और मेरी तरह जो लोग सोचते हैं वो लोग भी इसको मानेंगे। और शायद मुझे लगता है मुसलमान भाइयों को भी ये समझ में आएगा कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये भाजपा आरएसएस वर्सेस मुस्लिम है। ये बात मैं समझाना चाहता हूं ताकि देश की अखंडता, संप्रभुता और शक्ति कायम रहे, जिसके लिए इंदिरा जी, गांधी जी, राजीव जी ने बलिदान दिया था। थैंक यू सो मच राजू जी। बस बहुत जल्दी से क्योंकि समय हमारा खत्म हो रहा है, तो बस एक चीज जाते जाते मुझे सवाल ये करना नहीं था, लेकिन एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि
चुनाव से पहले आपकी मैंने इंटरव्यू में एक बात सुनी थी अबाउट देवेंद्र फडणवीस। आपका ये मानना था कि फडणवीस उस तरीके से संघ के विचारों के तो है, लेकिन उस तरीके से शायद जो राजनीति एग्रेसिव राजनीति है उसमें शायद ना करे इस तरीके से कुछ। आप मतलब यू हैड क्वाइट अ फेवरेबल ओपिनियन ऑफ देवेंद्र फडणवीस। आप अभी भी फडणवीस के बारे में यही एक थोड़ा सा फेवरेबल ओपिनियन है या फिर अभी आपका ओपिनियन चेंज हुआ है? देखिए, आदमी के बारे में कोई ओपिनियन बनाता है तो उसके कर्मों से बनाता है, ना कि उसके सरनेम से बनाता है। बोले कई लोगों को लगता है कि हम ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, इसलिए मैं ये ओपिनियन था। नहीं। तो उन्होंने पहले 5 साल शासन में मुख्यमंत्री थे तो इतने कम्युनल कुछ हुआ नहीं था। आप भी मानेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ नहीं थे महाराष्ट्र के। लेकिन अब के बारे में ये कहूंगा और स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस बार वो योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़ना चाहते हैं महाराष्ट्र को धार्मिकता और धार्मिक जो समुदायों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने में, और खास करके मुसलमानों के खिलाफ बयान देने में। और औरंगजेब के बारे में बयान दे रहे हैं आज फडणवीस, तो कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं यार। औरंगजेब जब जिंदा थे और जब वो शासक थे तब इनके पुरखों ने अगर बात की होती तो मैं मानता। देखिए इतिहास में कोई फडणवीस है क्या कि जिसने औरंगजेब के खिलाफ, अब बात करने में क्या है। आज से 150 साल बाद मोदी के खिलाफ कोई भी वो बात करेगा, फडणवीस के साथ बारे में कोई भी बात करेगा, आज करे वो इंपॉर्टेंट है। उस वक्त संभाजी महाराज ने बात की थी, उस वक्त फडणवीस नहीं थे। तो बात यह है कि वो ये इस तरह से बातें करना ये योगी आदित्यनाथ पैटर्न है और ये आरएसएस का पैटर्न है। तो मैं ये कहूंगा कि फडणवीस के बारे में जो मैंने सोचा कि वो आधुनिक युग में महाराष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, वो मेरी गलती थी ऐसा मानने पर मुझे वो बाध्य कर रहे हैं। ओके राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तरीके से हमारी ऑडियंस को और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में एनलाइटन किया और इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को हमारे सामने एक आसानी से रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ राजनीति पर भी आपकी जो एक पकड़ रहती है उसको भी आपने पूरे वक्त साथ ही साथ उसको बताते रहे आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक और बार करूँगा और दर्शकों से भी विदा लूँगा। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर।